हेलो गाइस, वेलकम टू मास्टर वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सबके पेट वगैरह ठीक से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अफ्रीकन सिकलेट टैंक आप लोग किस तरह बना सकते हैं और अपने पास किस तरह रख सकते हैं। आपको उसके अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन चीज़ों को फॉलो करना है, सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो गैस, मुझसे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि हम लोग अफ्रीकन सिकलेट अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन सिकलेट्स इतना लड़ती हैं कि हम अपने पास उनको सही से रख ही नहीं पाते हैं। थोड़े टाइम में कोई ना कोई फिश मरती रहती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करके अच्छी तरह अपने पास अफ्रीकन सिकलेट्स को रख सकते हैं, उनको ग्रो कर सकते हैं और अपना अफ्रीकन सिकलेट का शौक पूरा कर सकते हैं। क्योंकि गैस, अफ्रीकन सिकलेट जितना खूबसूरत लगती हैं, इनको रखना उतना ही मुश्किल हो जाता है कभी कभार। लेकिन अगर आप बेसिक फॉलो करते हैं तो आप इन फिशेस को अपने पास हेल्दी एक्टिव रख सकते हैं, इनको ग्रो भी कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, जैसे कि टैंक साइज़। अफ्रीकन सिकलेट अगर आप लोग रखने का सोच रहे हैं तो आपको टैंक साइज़ बड़ा रखें। छोटे टैंक के अंदर अफ्रीकन सिकलेट्स को आप हैप्पीली नहीं रख सकते। हाँ, फॉर अ टाइम भी रख सकते हैं अगर वो छोटे साइज़ में है, लेकिन आप चाहते हैं उनको फॉर अ लॉन्ग रन, तो आप बड़े टैंक के अंदर ही उनको रखें। कम से कम आप 4 फीट का टैंक ले सकते हैं। 4 फीट से जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी अच्छा है, क्योंकि अफ्रीकन सिकलेट को बहुत ही ज़्यादा स्विमिंग एरिया चाहिए होता है। अगर इसको स्विमिंग एरिया ज़्यादा नहीं मिलेगा तो ये आपस में लड़ने लग जाती हैं। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा कि ये आपस में लड़ती क्यों हैं और अफ्रीकन सिकलेट को आप अपने पास हैप्पीली क्यों रख सकते हैं। तभी आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा। तो बाकी मैं आप लोगों को बता रहा था कि टैंक साइज़ बड़ा होना चाहिए। टैंक आप 4 फीट से ऊपर ही रखते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी उसके अंदर डेकोरेशन किस तरह का करना है, अगर आप इस तरह के हिडन प्लेसेस वगैरह बना देते हैं तो ये तो बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले बताया आप लोग को, इनको एग्रेशन इशू इनमें बहुत ज़्यादा होता है। और जब नया नया टैंक सेटअप करते हैं तो आपके अफ्रीकन सिकलेट टैंक के अंदर इतना डिज़ास्टर हो जाता है कि आप उसको कवर नहीं कर पाते। और अक्सर लोग इसी चीज़ से डर के मारे अफ्रीकन सिकलेट टैंक नहीं बनाते। उनको लगता है कि भाई इस टैंक को बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन सच बताऊँ तो इतना मुश्किल नहीं होता। बस आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया टैंक का और डेकोरेशन का। लेकिन उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है भाई, वो है इनका वाटर पैरामीटर। वाटर पैरामीटर इनका जो होता है ना, इनको हमें हाई पीएच रखना पड़ता है। जैसे 7 पीएच से लेके आप 9 पीएच तक भी रखते हैं तो ये उसमें हैप्पीली रहती हैं। और वाटर हार्डनेस जो है थोड़ी ज़्यादा हो तो ये ज़्यादा अच्छी से रहती हैं आपके पास। बाकी इनका जो टेम्परेचर है, आप टेम्परेचर इनको रख सकते हैं 22 से 28 30 तक भी अगर जाता है तो ये रह लेती हैं। लेकिन 22 से 28 के दरमियान में रहे तो ये बहुत अच्छी तरह हैप्पीली रहती हैं। इनका आइडियल टेम्परेचर होता है वो। बाकी वाटर पैरामीटर और टेम्परेचर का तो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी इनका एग्रेशन किस तरह कम करें वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है। आपको अफ्रीकन सिकलेट टैंक के अंदर 6 या 1 दर्जन नहीं रखना है। अगर आप 5 फीट, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर 4 फीट के अगर अंदर आप अफ्रीकन सिकलेट रखना चाहते हैं तो 4 फीट के अंदर आप कम से कम 2 दर्जन तो रखें। 2 दर्जन से ज़्यादा ही हो तो अच्छा होगा, क्योंकि अफ्रीकन सिकलेट कम होती हैं तो उनको एक दूसरे के ऊपर नज़र ज़्यादा जाती है, तो वो उसकी वजह से एग्रेशन ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके टैंक के अंदर अफ्रीकन सिकलेट ज़्यादा होंगी तो सिकलेट का ऐसा है कि भाई देखें, एक पे टारगेट कर लेती है। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूँ, ये देखें डॉल्फिन सिकलेट है, ये एक फ़िश पे टारगेट कर लेती है, उसके पीछे भागती है। लेकिन जब इसको बहुत सारी फ़िशेज़ नज़र आती हैं तो ये इसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और ये डाइवर्ट होने की वजह से आपके टैंक के अंदर एग्रेशन कम हो जाती है। तो ये तो एक पर्सनल, एक मेरा ख़ुद का ही आजमाया हुआ तरीका है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। बाकी इनके कुछ टैंक के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे कि इनके टैंक के अंदर एक फ़िश जो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होगी वो टैंक बॉस बन जाती है। जितना बड़ा भी टैंक हो वो उस टैंक का बॉस बन जाएगी, और उसके हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी। वो जहाँ जाएगी उसके पास कोई फ़िश ना आए, वो अपने मतलब समझे फुल बदमाशी करती है। बाकी उसके बाद जैसे कि एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद एक सेकंड फ़िश बनती है जो कि समझे कि सेकंड लेफ्टिनेंट वगैरह की तरह होती है। तो वो उसके बाद जाके टैंक बॉस के बाद उसका रैंक आता है। फिर उसके बाद जाके जो बाकी सारी फ़िशेज़ होती हैं वो सना रहती हैं। अब इन दोनों का किरदार ऐसा होता है कि जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये इस टैंक का टैंक बॉस है। इसका बिहेवियर मैं थोड़ा सा आपको नोटिस कराने की कोशिश करता हूँ कि ये देखें, ये दूसरी फ़िशेज़ को डरा के रखती है। बाकी इसके बाद जो है वो है ये वाला फ़िश।
ये फ़िश भी मतलब अच्छी खासी एग्रेशन शो करती है दूसरी सिक्लेट्स पे। तो इन दोनों ने मिल के इस टैंक के ऊपर राज किया हुआ है और ये हर अफ्रीकन सिक्लेट टैंक में ऐसा ही होता है। और टैंक बॉस बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा जो टैंक होता है उसके अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी कभार फिशेस मर भी जाती हैं। क्योंकि जब अगर आप जैसे कि अभी ये मेरा टैंक है, इसके अंदर मैं 4 से 5 सिकलेट ला के रख देता हूँ, जिसके अंदर उनमें से 2-3 बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होंगी, टैंक बॉस बनने वाली उनकी वो क्या कहते हैं उनकी पर्सनैलिटी होगी। तो उसके बाद जाके इस वाली सिकलेट से उनकी बहुत लड़ाई होनी है और अगर ये सिकलेट उनसे डर गई तो भाई वो टैंक बॉस वो बन जाएंगी। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है जो कि अफ्रीकन सिकलेट टैंक के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस रूल को फॉलो किया जाता है, जो कि मैं भी ये करता हूँ। मुझे शुरू में बहुत ही फ़नी लगता था कि टैंक का बॉस भी होता है कोई, लेकिन ये वाली जब से मेरी डॉल्फिन सिकलेट टैंक का बॉस बनी है ना, तो मुझे इस चीज़ के ऊपर मतलब यकीन हो गया। तो ये सब तो मैंने आप लोग को इनका एक जो पूरी मैनेजमेंट चलती है टैंक के अंदर वो आप लोग को बता दिया। बाकी सबसे मेन चीज़ ये होती है कि भाई फीडिंग। देखें, अगर आप अपनी अफ्रीकन सिकलेट को कम प्रोटीन वाला फीड करा रहे हैं, बहुत लाइट हल्का फुल्का सा इनको पैलेट कराते हैं, तो उससे भी इनकी एग्रेशन बहुत बढ़ जाती है। अगर आप इनको हाई क्वालिटी का प्रोटीन वाला पैलेट्स खिलाते हैं और दिन में 2 टाइम खिलाते हैं, लेकिन वही बात कि ओवर फीड आपको कोई भी फ़िश को नहीं करना, भला वो अफ्रीकन सिकलेट क्यों ना हो, कोई भी फ़िश हो आपको ओवर फीड नहीं करना है। लेकिन आप अफ्रीकन सिकलेट को 2 टाइम हाई क्वालिटी पैलेट खिलाते हैं और हफ्ते में 1-आध दफ़ा कोई लाइव फीडिंग करा दें, जैसे कि ब्लड वॉर्म्स भी खिला सकते हैं। डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, फ़िश स्टोर में मिलती हैं, आप वो खिलाएं। आपकी फ़िश जो है अफ्रीकन सिकलेट को बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, जिसकी वजह से उनके सारे न्यूट्रिशन वगैरह पूरे होते हैं और जब उनका न्यूट्रिशन वगैरह पूरे होते हैं, उनका पेट भरा हुआ होता है, तो वो उस लेवल पे एग्रेशन नहीं करती। लेकिन एग्रेसिव तो ये होती हैं, लेकिन जो कि चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी कि जिन चीज़ों का फॉलो करेंगे तो उससे आपकी फ़िश काफ़ी हद तक आपका अफ्रीकन सिकलेट टैंक पीसफुल रह सकता है। तो फीडिंग का मैं बता रहा था, फीडिंग जैसे कि मैं कराता हूँ, ओकेको का पैलेट कराता हूँ इनको मैं, और हिकारी भी खिलाता हूँ और हाई ग्रेड भी खिलाता हूँ। तो मैं इनको डिफरेंट पैलेट करके खिलाता हूँ, जिससे ये होता है कि इनकी न्यूट्रिशन वगैरह कंप्लीट होता है और जब इनकी न्यूट्रिशन वगैरह कंप्लीट होते हैं तो ये एग्रेसिव भी इतना नहीं होती। बाकी इन सब चीज़ों का फॉलो करते हैं ना, तो मजाक के अलावा आप बहुत ही अच्छा अपने पास अफ्रीकन सिकलेट टैंक बना सकते हैं। बस लोग डरते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, क्योंकि देखें स्टार्ट में तो मुश्किल होता है हर चीज़ करना, लेकिन जब आप इनकी एक गेम समझ गए ना, जो कि अफ्रीकन सिकलेट टैंक की मैंने आप लोग को कोशिश ये की कि जितनी गहराई से समझा सकूं समझाने की कोशिश की। इन सब चीज़ों को आप ख़ुद से समझते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। देखें, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो देखें और अगले दिन ही जाके अफ्रीकन सिकलेट टैंक बना लें। नहीं, आप जो मेरी बातें मैं बताता हूँ आपको, क्या पता मैं सही से नहीं बता सकता, तो आप उन बातों का मेन पॉइंट लेके उसके ऊपर रिसर्च करा करें और उसके बाद जाके अपनी चीज़ को इम्प्लीमेंट करा करें। जैसे कि कुछ लोग अफ्रीकन सिकलेट टैंक रखना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, तो मैंने यही सोचा कि भाई इसके ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती होगी। क्योंकि जब मुझे कमेंट आते हैं ना कि भाई आपकी वीडियो से हमें अच्छी खासी हेल्प मिलती है, तो लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि सारी मेरी मेहनत वसूल हो गई। बाकी इनको आप फीडिंग करके दिखा लेता हूँ मैं आप लोग को। आज मैं इनको कराऊंगा ओकीको की फ़ीड, क्योंकि इनका डेली बेसिस पे हाई ग्रेड और हिकारी चलता है, लेकिन कभी कभार ये मैं इनको ओकीको का याला पैलेट खिलाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि पैलेट चेंज कर करके खिलाना चाहिए ताकि आपकी फ़िश को क्या कहते हैं उसको आदत हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप एक ही पैलेट पे रखते हैं और उसके बाद आप दूसरा पैलेट उसको ऑफ़र करते हैं तो वो नहीं लेती, और लेती हैं तो वो थोड़ी बीमार हो जाती हैं। तभी आप कोशिश करा करें डेली बेसिस एक ही किस्म का पैलेट चलाएं, लेकिन हफ्ते में 1-2 दफ़ा आप थोड़ा पैलेट चेंज करा करें। ये पैलेट्स ले लिए मैंने हाथ में, ये थोड़े कम लिए मैंने इससे, हालांकि इससे ज़्यादा खिलाता हूँ, लेकिन ये थोड़े हैवी होते हैं तभी मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में खिला रहा हूँ इनको। ये देखें भाई, और इस टैंक के अंदर एक स्नो पोलर का पेयर भी रखा हुआ है, जो कि मेल यहाँ पर है और फीमेल भी मैंने यहाँ पर रख दी थी वो रही। ये भी इस टैंक के अंदर एडजस्ट है माशाल्लाह से। दरअसल ये मेरा ब्रीडिंग पेयर है और जिनके बेबीज़ ये इस टैंक के अंदर रखे हुए हैं, इस मिनी पॉन्ड में रखे हुए हैं। दरअसल इस टैंक के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तभी मैंने इस पेयर को यहाँ पर रख दिया। बस अनकरीब जल्दी से इंशाल्लाह ऊपर ब्रीडिंग टैंक आ जाएंगे तो सारे मेरे ब्रीडिंग पेयर्स अपने अपने एक ब्रीडिंग टैंक के अंदर चले जाएंगे। बाकी इसकी हरकत देखें, क्या हरकतें करता है ये रेड चीज़ के ऊपर पता नहीं क्यों इतना उछल उछल के आता है। तो खैर इसको हम ढक देते हैं।
तो गैस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि भाई जो मैंने इतने सालों में इस हॉबी से सीखा है वो सब आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि मैंने जो शुरू में चीज़ें फेस की हैं वो आप लोगों को फेस करने को ना मिले। बाकी आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।